हेलो बच्चों, वेलकम टू एग्जाम शिविर स्कूल। एग्जाम शिविर एकेडमी के यूट्यूब चैनल एग्जाम शिविर स्कूल में आपका स्वागत है। क्लियर? तो अब हम जो पढ़ रहे हैं वो सर्कुलेटरी सिस्टम है। क्लास 11 का एनिमल फिजियोलॉजी का एक चैप्टर है सर्कुलेटरी सिस्टम। और सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने जो तीन बेसिक कंपोनेंट होते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के, हार्ट, ब्लड और वेसल्स, उसमें से जो पहला कंपोनेंट है हार्ट, उसको हम पूरा खत्म कर चुके हैं। जो दूसरा कंपोनेंट था ब्लड, उसको हम शुरू किया था हमने। और ब्लड के भी जो कंपोनेंट थे, तो उसके दो कंपोनेंट थे, एक तो प्लाज्मा था, दूसरा सॉलिड पार्ट था, मतलब कार्पसल्स थे। तो उसमें तो प्लाज्मा जो था वो खत्म कर चुके थे। और अपना आज का जो लेक्चर होगा, हमने कल के लेक्चर में आरबीसी को भी थोड़ा बहुत देख लिया था हमने, तो आज का अपना जो लेक्चर बेस्ड होगा वो होगा आरबीसी पे। क्लियर? और हीमोग्लोबिन पे बेस्ड अपना लेक्चर होगा। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। एक बार प्रीवियस लेक्चर का अपन प्रीव्यू ले लेते हैं। तो हम बात कर रहे थे ब्लड की। ब्लड, तो ब्लड के दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो होता है प्लाज्मा और दूसरा हमने कवर किया था सॉलिड पार्ट। सॉलिड पार्ट का मतलब यहाँ पर मैं कार्पसल्स की बात कर रहा हूँ, है ना। तो प्लाज्मा हमारा कितना होता है 55%, और सॉलिड पार्ट की बात करें तो ये अपना होता है 45%। 45% क्या होता है सॉलिड पार्ट, और 55% क्या होता है आपका प्लाज्मा होता है। इस सॉलिड पार्ट में हमने तीन कंपोनेंट बताए थे, इसके अंदर भी तीन कंपोनेंट थे इसके अंदर। पहला जो था वो था रेड ब्लड कार्पसल्स आरबीसी, दूसरा था व्हाइट ब्लड कार्पसल्स, और तीसरा था प्लेटलेट्स। ये तीन कंपोनेंट है किसके, सॉलिड पार्ट के। क्लियर? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। उसमें से हमने देखा था कि अकेला 99% तो क्या होता है आरबीसी होता है, बाकी 1% में क्या होती है, ये दोनों होती है। फिर हमने चर्चा की थी दो प्रकार के वॉल्यूम की, एक था पैक्ड सेल वॉल्यूम। पैक्ड सेल वॉल्यूम क्या होता है, प्लाज्मा में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, इन तीनों का वॉल्यूम क्या कहलाता है, पैक्ड सेल वॉल्यूम। दूसरा था हेमेटोक्राइट वॉल्यूम, वो क्या होता है, प्लाज्मा में अकेले आरबीसी का कितना वॉल्यूम है, उसको हमने क्या बोला था, हेमेटोक्राइट वॉल्यूम। तो आप देख रहे हो कि प्लाज्मा में 99% तो क्या है आरबीसी है, इसीलिए जो पैक्ड सेल वॉल्यूम है वो लगभग बराबर हो जाएगी किसके, एचवी के। क्लियर? तो कल हमने देखा था तो पीसीवी होता है, पीसीवी वो अप्रोक्सीमेट इक्वल होता है किसके, हेमेटोक्राइट वॉल्यूम के। पीसीवी इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू हेमेटोक्राइट वॉल्यूम। इसका रीजन क्या है, क्योंकि प्लाज्मा में 99% तो क्या होता है आरबीसी होता है, बाकी 1% में डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होती है, यही कारण है पीसीवी इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू एचवी। चलिए अब आरबीसी के बारे में हमने कल कुछ इंफॉर्मेशन देखी थी। पहला पॉइंट तो इसको क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट। इसको अपन क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट बोलते हैं आरबीसी को, पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट की बात करें इसके निर्माण की, तो आरबीसी का जो निर्माण होता है उसके निर्माण के, इसके निर्माण के अंगों की बात करें तो निर्माण, फॉर्मेशन, आरबीसी का जो फॉर्मेशन होता है वो कहां पर होता है, रेड बोन मेरो में। रेड बोन मेरो में इसका निर्माण होता है। रेड बोन मेरो कहां पाया जाता है, ऐसा पूछा जाए तो जो हमारे शरीर की जितनी लॉन्ग बोन है उस लॉन्ग बोन की कैविटी में ये पाया जाता है। जितनी भी लंबी हड्डियां है, क्लेविकल हो गया, वर्टिबल कॉलम हो गया, ह्यूमरस हो गया, फीमर हो गया, टिबिया फिबुला हो गया, रेडियस और अल्लाह होगी, जितनी भी लॉन्ग बोन है उस लॉन्ग बोन की कैविटी में पाया जाता है। अगर हम बोन की बात करें, ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं बोन की जो स्ट्रक्चर की अपन बात करें, तो ये बोन कैसे स्ट्रक्चर होती है। तो बोन के स्ट्रक्चर में ये जो ऊपरी हिस्सा है उसको तो हम बोलते हैं एपिफाइसिस। ऊपरी हिस्से को आप क्या बोलते हो, एपिफाइसिस, दोनों एंड पे, है ना। इसके बाद वाला जो भाग होता है ये वाला भाग, उसको बोलते हैं डायाफाइसिस। डायाफाइसिस। और बीच वाला जो भाग होता है उसको हम बोलते हैं मेटाफाइसिस। एपिफाइसिस, डायाफाइसिस और मेटाफाइसिस। तो उसमें से रक्त के निर्माण की क्रिया की बात करें, रेड बोन मेरो की, तो रक्त के निर्माण की क्रिया कहाँ होती है, एपिफाइसिस वाले पार्ट में होती है, वो भी किसमें, वयस्क में। ध्यान देना, वयस्क की बात कर रहे हैं अपन, वयस्क में रक्त निर्माण की क्रिया कहाँ होती है, एपिफाइसिस पे। वही बच्चों की बात करें तो बच्चों में रक्त निर्माण की क्रिया शरीर की जितनी भी हड्डियां उन तमाम हड्डियों में होती है, लेकिन जैसे वयस्क अवस्था में आते हैं 20 साल के बाद, 20 साल के बाद
क्या होता है कि ये जो रक्त निर्माण की क्रिया है वो सिर्फ हड्डी के कौन से भाग में होगी, एपिफाइसिस वाले भाग में ही होगी। क्लियर यहाँ तक? चलिए अब निर्माण की बात करी तो भ्रूणावस्था में यानी कि एम्ब्रियो स्टेज में कुछ और शरीर के अंग भी होते हैं जहां पर रक्त निर्माण की क्रिया होती है, जिनको हम जान लेते हैं। हालांकि भ्रूणावस्था की बात करें तो पूरे गेस्टेशन पीरियड के दौरान, पूरे प्रेगनेंसी टाइम के दौरान अलग अलग महीनों में शरीर के अलग अलग ऑर्गन जो होते हैं वो रक्त का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर भ्रूणावस्था की बात करें तो प्लेसेंटा में भी होता है रक्त का निर्माण, एक तो हो जाएगा प्लेसेंटा। इसके अलावा होता है लीवर में भी होता है, इसके अलावा स्प्लीन में भी होता है, प्लीहा में भी होता है स्प्लीन। इसके अलावा हम बात करें थाइमस ग्लैंड में भी होता है। ये 4 शरीर के ऐसे अंग है जहां पर रक्त निर्माण की क्रिया होती है, प्लेसेंटा में भी, लीवर में भी, स्प्लीन में भी और थाइमस ग्लैंड में भी होती है। क्लियर? चलिए इसके अलावा हम बात करें आरबीसी की जो मेम्ब्रेन थी, आरबीसी मेम्ब्रेन, उस आरबीसी की जो मेम्ब्रेन थी, उस आरबीसी की मेम्ब्रेन को हमने क्या बोला था? डोनेन मेम्ब्रेन। उस मेम्ब्रेन का नाम क्या था? डोनेन्स मेम्ब्रेन, डोनेन्स मेम्ब्रेन। और उस डोनेन्स मेम्ब्रेन की खास बात हमने देखी थी, ये जो डोनेन्स मेम्ब्रेन थी वो क्या थी? किसी के लिए परमिएबल थी तो किसी के लिए इम्परमिएबल थी। अगर परमिएबिलिटी की बात करें तो ये परमिएबल किसके लिए थी? क्लोराइड आयन के लिए और साथ में बाइकार्बोनेट आयन के लिए। तो क्लोराइड आयन और बाइकार्बोनेट इन दोनों आयन के लिए आरबीसी की मेम्ब्रेन परमिएबल है और इम्परमिएबल, मतलब ये अपने में से जिनको गुजरने नहीं देगी। तो ये इम्परमिएबल किसके लिए थी? एक तो सोडियम आयन के लिए, दूसरा पोटेशियम आयन के लिए। तो सोडियम और पोटेशियम इन दोनों आयन के लिए कैसे? इम्परमिएबल है। इसका सिंपल सा मतलब है कि ये आरबीसी है गोलाकार, है ना। वो आरबीसी जो है उसके अंदर ये अपने अंदर किसको आने देगा? Cl माइनस और HCO3 माइनस, इनको अंदर आने देगा या बाहर जाने देगा। क्लियर? लेकिन ये 2 आयन ऐसे है सोडियम और पोटेशियम, इनको ये क्या करेगा? अंदर आने नहीं देगा। तो इनके लिए कैसे जाएगी? इम्परमिएबल। क्लियर? इसके अलावा हम बात करें आरबीसी के बारे में, नेक्स्ट कुछ पॉइंट जो हमने देखे थे वो था आरबीसी होती कैसी है। तो आरबीसी की बात करें तो ये कैसी होती है? बाइकॉनकेव होती है, बाइकॉनकेव, उभय अवतल बाइकॉनकेव होती है। साथ में कैसे होती है? सर्कुलर होती है, गोलाकार होती है, बाइकॉनकेव, सर्कुलर। और कैसी होती है? नॉन न्यूक्लिएटेड होती है, न्यूक्लियस का इसमें अभाव होता है, नॉन न्यूक्लिएटेड होती है, न्यूक्लियस का अभाव होता है। लेकिन 2 ऐसे मेंबर थे, कल के लेक्चर बताया था, ऊंट व लामा। ये कैमेलिडी के मेंबर हैं, ऊंट व लामा, ये अपवाद है, ऊंट व लामा, ये दोनों क्या है? अपवाद है। 2 मेंबर है, ऊंट व लामा, कैमेलिडी फैमिली के मेंबर है ये ऊंट व लामा। इनकी बात करें तो इनकी आरबीसी कैसी होती है? कॉन्वेक्स होती है। स्तनधारियों की आरबीसी, यहाँ पर किसकी आरबीसी की बात कर रहे हैं? मैमल्स की। जितने भी स्तनधारी उनकी आरबीसी कैसी होती है? बाइकॉनकेव, सर्कुलर और नॉन न्यूक्लिएटेड। लेकिन 2 ऐसे मेंबर है, ऊंट व लामा, जिनकी आरबीसी कॉन्वेक्स होती है, सर्कुलर होती है और ओवल शेप्ड होती है, सॉरी, और साथ में कैसी होती है? न्यूक्लिएटेड होती है, मतलब उनकी आरबीसी में आपको न्यूक्लियस मिलेगा। क्लियर यहाँ तक? इसके अलावा कुछ पॉइंट और थे आरबीसी के बारे में बात करी थी हमने कि इसके अंदर एक एंजाइम पाया जाता है। एंजाइम की बात करें तो आरबीसी में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है वो समझना। आरबीसी में एंजाइम पाया जाता है कार्बनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, कार्बनिक एनहाइड्रेज एंजाइम पाया जाता है ये एंजाइम। तो आरबीसी में पाया जाने वाला एंजाइम पूछे तो कौन सा एंजाइम पाया जाता है? कार्बनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, आरबीसी की सतह पर, आरबीसी की सतह पर जो रक्त समूह होती है उसकी एंटीजन पाई जाती है, रक्त समूह की एंटीजन, रक्त समूह की एंटीजन पाया जाता है। तो ब्लड ग्रुप का एंटीजन कहाँ पाया जाता है? आरबीसी की सतह पर। जैसे कि ब्लड ग्रुप ए है तो इसके लिए एंटीजन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन बी होगा। ब्लड ग्रुप ए बी है तो एंटीजन भी क्या होगा? ए बी होगा। और ब्लड ग्रुप ओ है मतलब एंटीजन
एब्सेंट, उसके अंदर कोई एंटीजन नहीं है, इसीलिए अपन क्या बोलते हैं, ब्लड ग्रुप ओ कहते हैं। क्लियर। तो ये रक्त समूह के लिए जो एंटीजन आपको मिलेगा वो भी कहां पर मिलेगा, आरबीसी की सतह पर। इसके अलावा आरएच फैक्टर का जो एंटीजन है, आरएच फैक्टर ये क्या होता है हम पढ़ेंगे, अभी आप समझ याद कर लो इसको। जो आरएच फैक्टर का जो एंटीजन है वो भी कहां पर पाया जाता है, आरबीसी की सतह पर पाया जाता है, आरबीसी की सतह पर पाया जाता है। किसकी बात कर रहा हूं मैं, आरएच फैक्टर की। क्लियर। आरएच फैक्टर क्या होता है, एक विशेष प्रकार का एंटीजन है जो कि ब्लड ग्रुप के एंटीजन के अलावा पाया जाता है। चलिए इसके अलावा अपन बात करें आरबीसी का, नेक्स्ट पॉइंट की अपन बात करें तो आरबीसी के अंदर क्या मिलता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और मुख्य रूप से आरबीसी में क्या, आरबीसी में मुख्य रूप से जो हमें चाहिए वो क्या है, हीमोग्लोबिन ही है। हीमोग्लोबिन ही क्यों है, क्योंकि इसमें क्या होता है, हमारे शरीर में जो कोशिका है उनको काम करने के लिए, उनको ऊर्जा के निर्माण के लिए किसकी जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत है। वो ऑक्सीजन बाहर वातावरण से हम फेफड़ों में भरते हैं, लेकिन फेफड़ों से फिर उसको कोशिकाओं तक पहुंचाना है। तो फेफड़ों से कोशिकाओं तक पहुंचाने के लिए जो मीडियम होगा वो कौन सा है, ब्लड है। लेकिन ब्लड में भी मोस्ट ऑफ कौन के काम कर रहा है, आरबीसी में उपस्थित हीमोग्लोबिन। उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ जाती है, कोशिकाओं तक जाती है, कोशिकाओं को ऑक्सीजन देती है, बदले में उनसे CO2 लेती है। अब CO2 हीमोग्लोबिन से जुड़ गया और हीमोग्लोबिन वापिस रक्त के साथ आरबीसी के अंदर है तो बहता हुआ कहाँ आएगा, हमारे लंग्स में। और जब एयर को बाहर निकालेंगे हम, एक्सहेल करेंगे हम, जब एक्सपीरेशन करेंगे तब वो CO2 क्या होगी, बाहर एटमोस्फेयर में आ जाएगी। क्लियर। और हमारे शरीर में क्या होगा, समस्थापन बना रहेगा। चलिए अब यहाँ पर इसमें पाए जाने, इसमें कौन कौन से ऑर्गेनल नहीं पाए जाते वो हमने देखा था। इसमें जो जो ऑर्गन नहीं पाए जाते, गोल्जी बॉडी नहीं होता है, जीबी का मतलब क्या है यहाँ पर, गोल्जी बॉडी। दूसरा इसमें आपको नहीं मिलता ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तीसरा इसमें आपको नहीं मिलेगा माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया भी इसमें आपको नहीं मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं मिलेगा। और साथ में इसमें न्यूक्लियस भी नहीं मिलता है, पहले अपन देख चुके हैं। इसमें क्या होगा, न्यूक्लियस भी आपको नहीं मिलेगा। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है इसलिए इसमें क्या होता है, ध्यान देना, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है इसलिए इसमें क्या होता है, क्रैब साइकिल नहीं चलता है, क्रैब साइकिल। क्योंकि क्रैब साइकिल के लिए क्या चाहिए, क्रैब साइकिल के लिए माइटोकॉन्ड्रिया जरूरी होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है इसलिए क्रैब साइकिल नहीं चलेगा। तो आरबीसी में क्या चलेगा, तो ग्लाइकोलाइसिस चलेगा। क्या चलेगा, ग्लाइकोलाइसिस, जिसमें क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, अवायवीय श्वसन होता है। तो आरबीसी में क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस। आरबीसी में क्रैब साइकिल के एंजाइम नहीं पाए जाते हैं, क्या पाया जाता है, ग्लाइकोलाइसिस। क्लियर। चलिए इसके बारे में बात करें नेक्स्ट। अब यहाँ पर आरबीसी की हम बात कर रहे हैं तो क्या कर रहा है, हीमोग्लोबिन का, इसके अंदर जो हीमोग्लोबिन वो क्या कर रहा है, ऑक्सीजन का परिवहन कर रहा है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है, ऑक्सीजन को सेल तक पहुंचा रहा है और बदले में सेल की CO2 को वापस लंग्स तक पहुंचा रहा है। ये काम कौन कर रहा है, आपका हीमोग्लोबिन। क्लियर। तो ये था आरबीसी के बारे में। अब हीमोग्लोबिन के बारे में जानते हैं आगे। क्लियर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं हीमोग्लोबिन की, नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। चलिए अब बात करते हैं अपन हीमोग्लोबिन की। हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन अगर हीमोग्लोबिन की बात करें यहाँ पर तो हीमोग्लोबिन में दो कंपोनेंट होते हैं, ध्यान देना, इसके दो कंपोनेंट है। पहला तो इसके अंदर होता है हीम और दूसरा होता है ग्लोबिन, हीम और ग्लोबिन। ठीक है। यहाँ पर हीम का क्या मतलब है, ध्यान देना, हीम का मतलब होता है आयरन। ये किसका बना होता है, हीम की बात करें तो ये बना होता है आयरन पोरफायरिन का बना होता है, आयरन पोरफायरिन का बना होता है, पोरफायरिन है ना, आयरन पोरफायरिन का बना होता है। आयरन पोरफायरिन का बना होता है। और इसमें अगर आयरन की बात करें तो आयरन जो होता है वो कौन से अवस्था में होता है ये पूछा जाए, क्योंकि किसका बना होता है, आयरन का बना होता है। तो आयरन की बात करें तो इसमें आयरन कौन से अवस्था में मिलता है, Fe+2 अवस्था में। ये Fe+2 क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेज है ना, ऑक्सीकरण अवस्था है। केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो इसको, ऑक्सीडेशन स्टेज है Fe+2 यहाँ पर आयरन की, Fe+2 फॉर्म में, Fe+1 में। ये किस कंपाउंड के साथ जुड़ रहा है उस पर ये डिपेंड करता है। यहाँ पर Fe+2 का मतलब क्या है, इसकी वैलेंसी है और कुछ नहीं है। ये क्या है,
इसकी वैलेंसी है। ये इतने वैलेंस बॉन्ड बना रहा है, इतने बॉन्ड यहाँ पर बना रहा है। चलिए, तो यहाँ पर इसकी वैलेंसी, यहाँ पर जो Fe कौन सी अवस्था में, Fe+2 अवस्था में होता है। किसका बना होता है, आयरन पोरफायरिन का बना होता है। साथ में ध्यान देना कि हीमोग्लोबिन का एक अणु, एक हीमोग्लोबिन का अणु जो होता है वो आपके 4 ऑक्सीजन के अणु से, 4 ऑक्सीजन के अणु से जुड़ता है। एक हीमोग्लोबिन का अणु क्या करता है, 4 ऑक्सीजन के अणु से जुड़ता है। यहाँ पर समझना, यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि एक हीमोग्लोबिन का अणु अगर आप लेते हो तो वो एक हीमोग्लोबिन का अणु ऑक्सीजन के 4 अणु से क्या करता है, क्रिया करता है। और ये ऑक्सीजन के 4 अणु से क्रिया करके क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का एक अणु बनाता है, HbO2 तो यहाँ पर HbO2 ये जो बना है ये आपका क्या बना है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये बना है ऑक्सी, Hb का मतलब होता है हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन का एक अणु ऑक्सीजन के 4 अणु से क्रिया करता है। यहाँ पर अणु क्या होता है, परमाणु से मिलकर बनने वाली संरचना क्या कहलाती है, अणु कहलाती है। 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं, अणु बनाते हैं। अगर मैं सिर्फ ये लिखूं O, इसका मतलब क्या है, ऑक्सीजन का सिर्फ एक सिंगल परमाणु, मतलब प्योर एलिमेंट की फॉर्म में। अब इसके साथ ऑक्सीजन का दूसरा अणु जुड़ दूंगा मैं, दूसरा परमाणु सॉरी, तो क्या बनेगा, ऑक्सीजन का एक अणु बनेगा। यानी कि 2 परमाणुओं के मिलने से ऑक्सीजन का एक अणु यहाँ पर बन रहा है। क्लियर। उसी प्रकार हीमोग्लोबिन का एक अणु, हीमोग्लोबिन का एक अणु जो होता है वो ऑक्सीजन के 4 अणु से मिलकर क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और इस क्रिया को अपन बोलते हैं ऑक्सीजिनेशन। ध्यान देना क्या बोला जा रहा है, वो ऑक्सीजिनेशन बोलते हैं, नॉट ऑक्सीडेशन। यहाँ पर क्या बोलते हैं, ऑक्सीजिनेशन। ऑक्सीजनीकरण है, ऑक्सीकरण नहीं है। ऑक्सीकरण इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि ये जो कंपाउंड बन रहा है वो कैसा है, अस्थाई है। इस पॉइंट को समझना, ये जो कंपाउंड आपका बन रहा है वो कैसा है, अस्थाई। सॉरी, ये जो कंपाउंड बन रहा है वो कैसा आपका, अस्थाई है। अस्थाई इसीलिए बोला गया क्योंकि समझना, अब ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना है वो कहां पर बना है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहां पर बना है, ये आरबीसी के अंदर। आरबीसी के अंदर क्यों बना है, क्योंकि हीमोग्लोबिन कहां पर होती है, आरबीसी के अंदर। देखिए यहाँ पर हीमोग्लोबिन कहां पाया जाता है, आप देख रहे हो कहां पर होता है, आरबीसी के अंदर। ये सर आरबीसी के बारे में पढ़ा हमने, तो हीमोग्लोबिन कहां पाया जाता है, आरबीसी के अंदर। इसीलिए अब जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाया हमने वो कहां पर मिलेगा, आरबीसी में। फिर ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहां पहुंचाया जाएगा, रक्त कोशिका में पहुंचाया जाएगा, ये जाएगा सेल के अंदर, सेल में। कहां पर गया, सेल में। सेल में जाने के बाद समझना ध्यान से, सपोज करो ये सेल है अपनी, ये बड़ी सी सेल है ये, तो ये कहां पर चला गया, अब सेल में चला गया। तो अब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन हमारे सेल में आ गया, ये HbO2 सेल में आने के बाद ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो टूट जाएगा किस में, अगेन हीमोग्लोबिन में, और साथ में ऑक्सीजन के 4 अणुओं में ये टूट गया। ऑक्सी हीमोग्लोबिन किस में, हीमोग्लोबिन में, और ऑक्सीजन के 4 अणुओं में टूट गया। वही इसी सेल में हमने क्या किया, एटमोस्फियर से, ध्यान देना, एटमोस्फियर से हमने बाहर वातावरण से हमने क्या लिया, मतलब बाहर वातावरण से हमने क्या किया, भोजन का अंतर्ग्रहण किया, इनहेशन। तो हमने सपोज ग्लूकोज लिया हमने, यानी कि भोजन को हम पचाएंगे, एक मिनट है ना, इसको हम फूड समझ देते हैं, फूड। हमने बाहर से क्या लिया है, फूड लिया। अब इस फूड को हम क्या कर रहे हैं, डाइजेस्ट करेंगे, इसको पचाएंगे इसको, और डाइजेस्ट करने के बाद इस फूड से क्या निकलेगा, ग्लूकोज निकलेगा। और हमारे भोजन करने का मुख्य उद्देश्य क्या है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। तो अब ये जो ग्लूकोज है वो कहां पर जाएगा, रक्त के साथ वो कहां पर चला जाएगा, सेल में जाएगा। सेल में जाने के बाद अब ये ग्लूकोज जो है C6H12O6, ये ग्लूकोज का आपका फार्मूला है, उस ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करेगा कौन, ऑक्सीजन। और यहाँ पर क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, और साथ में एटीपी बनेगी, एनर्जी जिसकी हमें जरूरत है, और साथ में बनेगी वाटर। ये रिएक्शन यहाँ पर होने वाली है। तो अब ये जो एटीपी बनी है उसका निर्माण तो कौन करेगा, शरीर करेगा कार्य करने के लिए। और साथ में अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो बनी है ये वाली, वो उस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अब क्या होगा,
हीमोग्लोबिन जो है, जो यहाँ पर अलग हुआ था, ये वाला हीमोग्लोबिन आप देख पा रहे हो, वो हीमोग्लोबिन अब इस कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ जाएगा, है ना। और यहाँ पर क्या होगा, फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड फिर क्या कर जाएगी, एक्सपीरेशन के थ्रू, मतलब यहाँ से फेफड़ों में पहुंचाई जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ से कहाँ पहुंचाई जाएगी, लंग्स में पहुंचाई जाएगी, और फिर लंग्स के बाद फिर फाइनली कहाँ पर पहुंच जाएगी, एटीएम में। किस प्रोसेस के थ्रू, तो एक्सपीरेशन के थ्रू, एक्सहेलेशन के थ्रू ये कहाँ पहुंचा दी जाएगी, एटमोस्फियर में, वातावरण में पहुंचा दी जाएगी। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी। देखिए बड़ा सिंपल प्रोसेस है, हमने बाह्य वातावरण से क्या ली है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कहाँ पर है, हमारे लंग्स में है, फिर उससे क्या जुड़ेगा, हीमोग्लोबिन, तो क्या बनेगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, फिर ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहाँ पहुंचाया जाएगा, सेल में, वही हमने बाहर से क्या लिया है, भोजन, उसको पचाया जाएगा, क्या निकलेगा, ग्लूकोज। अब ये ग्लूकोज ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन में टूट जाएगा, किसमें, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन में, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन है वो टूट गया किसमें, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन में। फिर यहाँ पर ये जो ग्लूकोज था उससे रिएक्शन करी ऑक्सीजन ने, और क्या बनाई, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी। तो एटीपी का निर्माण तो कौन करेगी, सेल करेगी, किसके लिए, अपनी वृद्धि के लिए, विभाजन के लिए, कार्य करने के लिए, कोशिका उस ऊर्जा का इस्तेमाल करेगी। कार्बन डाइऑक्साइड जो बनी है उससे कौन जुड़ जाएगा वापिस, हीमोग्लोबिन, और फिर उसका क्या होगा, परिवहन होगा, कहाँ तक पहुंचाई जाएगी, लंग्स में, फिर लंग्स में क्या करेंगे अपन, एक्सहेल करेंगे, एक्सपीरेशन करेंगे, और उस प्रक्रिया के दौरान क्या होगा, CO2 कहाँ पर आ जाएगी, बाह्य वातावरण में आ जाएगी। क्लियर, चलिए, तो इसलिए यहाँ पर क्या लिखा है, ऑक्सीजनेशन हुआ है, ऑक्सीकरण नहीं हुआ है, क्योंकि ये अस्थायी यौगिक बना है। अगर ऑक्सीकरण होता तो एक दूसरा कंपाउंड स्थायी यौगिक बनता है यहाँ पर। क्लियर, इसलिए अगर हीमोग्लोबिन की क्रिया, अगर हम ध्यान देना, अगर हम हीमोग्लोबिन की क्रिया O3 के साथ करवाए, ओजोन के साथ करवाते अगर, तो हमें यहाँ पर एक मिथेमोग्लोबिन मिलता है, क्या मिलता है, मिथेमोग्लोबिन, मिथेमोग्लोबिन। और ये मिथेमोग्लोबिन की बात करें तो ये रंगहीन होता है, कलरलेस होता है, जबकि हीमोग्लोबिन कैसा होता है, आपके लाल रंग का होता है। अकेले हीमोग्लोबिन का रंग हल्का पीला होता है, लेकिन पूरे समूह में हीमोग्लोबिन का रंग कैसा होता है, लाल रंग हो जाता है। तो ये रंगहीन होती है, और साथ में ये बेकार होती है, बेकार इन द सेंस ये हमारे काम की नहीं है, क्योंकि अब ये जो मिथेमोग्लोबिन है वो क्या करेगा, ऑक्सीजन का परिवहन नहीं करेगा, क्योंकि अब इस मिथेमोग्लोबिन से ये ऑक्सीजन जुड़ नहीं पाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन किससे जुड़ रही है, हीमोग्लोबिन से। लेकिन अब हीमोग्लोबिन से अगर ओजोन जुड़ जाता है तो एक नया कंपाउंड बन जाता है मिथेमोग्लोबिन, जिसके कारण हीमोग्लोबिन अब बेकार हो चुका है, मतलब वो अब ऑक्सीजन का परिवहन नहीं कर पाएगा और ये अस्थायी यौगिक बनता है। क्लियर, तो यहाँ पर O3 क्यों ऐसा कर पा रहा है, क्योंकि ये प्रबल ऑक्सीकारक है, प्रबल ऑक्सीकारक है, ये ऑक्सीकरण कर देता है, मतलब यहाँ पर जो क्रिया हो रही है वो कौन सी है, ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है, जबकि यहाँ पर कौन सा हो रहा है, ऑक्सीजनेशन। यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजनेशन, यहाँ पर ऑक्सीजनीकरण हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है। क्लियर, तो ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजनीकरण, जबकि O3 क्या करता है, ओजोन ऑक्सीकरण करता है। क्लियर, तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन है वो ऑक्सीकरण क्यों नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो प्रबल ऑक्सीकारक नहीं है, वो एक वीक ऑक्सीकारक है, वीक ऑक्सीडेंट है, प्रबल ऑक्सीकारक नहीं होता है, इसलिए नहीं कर पाता। दूसरा क्या होता है कि ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, हीमोग्लोबिन में हीम वाले पार्ट का, यानी कि Fe वाले पार्ट का, और Fe जो होता है वो हीमोग्लोबिन की संरचना में काफी अंदर उपस्थित होता है, अंदर इन द सेंस उसमें कार्बन की संरचना जो होती है उसमें तकरीबन 3000 से भी ऊपर, मैं एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं बता पा रहा हूँ, 3000 से ऊपर के आसपास कार्बन की श्रृंखला होती है, कार्बन के एटम होते हैं। तो इतनी लंबी चेन में हीमोग्लोबिन काफी अंदर होता है, तो उसको ऑक्सीकरण करने के लिए हमें ऑक्सीडेंट, ऑक्सीकारक भी काफी स्ट्रांग होना चाहिए, तो वो ये O2 कर नहीं पाता है, लेकिन O3 कर पाता है, क्योंकि वो प्रबल ऑक्सीकारक होता है। क्लियर, चलिए अब यहाँ पर हम बात करें तो एक हीमोग्लोबिन की हम बात करें, एक और डाटा देखते हैं अपन। हीमोग्लोबिन का एक अणु जो होता है, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, हीमोग्लोबिन के एक अणु की, तो हीमोग्लोबिन का एक अणु जो होता है वो 1.23 ml O2 का परिवहन करता है, ठीक है। और यहाँ पर 1 ग्राम हीमोग्लोबिन के द्वारा
सॉरी 1 ग्राम हीमोग्लोबिन के द्वारा, एक हीमोग्लोबिन के द्वारा नहीं, चलिए तो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन के द्वारा अगर हमारे पास 1 ग्राम हीमोग्लोबिन है उसके द्वारा 1.25 ml O2 का परिवहन होता है यहाँ पर, और 100 ml ब्लड में 100 ml ब्लड अगर हमारे पास है तो उसके अंदर अपने को कितना मिलता है, 15 ग्राम हीमोग्लोबिन अप्रोक्सीमेट मिलता है। तो 100 ml ब्लड के द्वारा कितना O2, 100 ml ब्लड जो होता है वो अप्रोक्सीमेट यहाँ पर 20 ml जो O2 का क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन कर सकता है। कितना, 100 ml ब्लड। तो यहाँ पर अगर बात करें 100 ml ब्लड के द्वारा कितनी O2 का परिवहन होता है, तो कितना 20 ml O2 का परिवहन होता है 100 ml ब्लड के द्वारा। क्लियर। तो ये था पहला पार्ट कौन सा, हीम का, हीमोग्लोबिन का पहला पार्ट हीम यानी आयरन के बारे में। क्लियर। अब हम बात करते हैं दूसरा पार्ट ग्लोबिन। ठीक है, ग्लोबिन, ग्लोबिन की बात करें अपन तो ये क्या होता है, प्रोटीन है। ये क्या है, प्रोटीन है। क्लियर। अब प्रोटीन की बात करें तो ग्लोबिन किसका बना होता है, तो ध्यान देना ये पॉलीपेप्टाइड होता है। क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड। इसमें 4, ध्यान देना, ग्लोबिन का एक, हीमोग्लोबिन का एक अणु, हीमोग्लोबिन का एक अणु, हीमोग्लोबिन का एक अणु, एक सिंगल मॉलिक्यूल की बात हो रही है यहाँ पर। हीमोग्लोबिन का एक अणु 4 पॉलीपेप्टाइड चेन का बना होता है, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन का बना होता है। अब यहाँ पर पॉलीपेप्टाइड क्या होता है वो समझो। पॉलीपेप्टाइड, 2 वर्ड है, पॉली और पेप्टाइड। पॉली का मतलब बहुत सारे, है ना, और पेप्टाइड का मतलब पेप्टाइड बॉन्ड से मतलब है यहाँ पर, यानी कि एमिनो एसिड के बीच में बनने वाला बॉन्ड होता है, जिसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, तो पॉलीपेप्टाइड क्या होता है, ध्यान देना, 4 पॉलीपेप्टाइड का सिंपल सा मतलब है, समझो यहाँ पर पॉलीपेप्टाइड क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड। तो पॉलीपेप्टाइड की हम बात करें तो पॉलीपेप्टाइड क्या होता है, इट इज द पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड, पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड। मतलब क्या होते हैं, बहुत सारे इसमें एमिनो एसिड होते हैं, और जब 2 एमिनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड पाया जाता है वो बॉन्ड कौन सा होता है, पेप्टाइड बॉन्ड। समझना ध्यान से। पॉलीमर किसको बोलते हैं, जिसपे बहुत सारी मोनोमर यूनिट, बहुत सारी सिंगल यूनिट रिपीट होती है तो बनने वाली संरचना क्या कहलाती है, पॉलीमर। जैसे कि मैं बात करूँ, अगर हमारे सामने दीवार है, ठीक है, सपोज एक दीवार है, उस दीवार में क्या होती है, बहुत सारी ब्रिक्स होती है, ईंटें होती है, तो सारी ईंटें मिलकर एक दीवार बन रही है। तो जो सिंगल ईंट जो होगी, एक सिंगल ब्रिक्स जो है वो आपकी कहलाएगी मोनोमर, और पूरी दीवार क्या कहलाएगी, पॉलीमर। जैसे कि हम बात करें, एक और हम बात करें तो एथिन हम देख सकते हैं, पॉलीथीन देख सकते हैं। देखिए आप, पॉलीथीन, पॉलीथीन, तो पॉलीथीन किसका बहुलक है, किसका पॉलीमर है, एथिन का। तो एथिन जो होता है, एथिन पॉलीमर किसका, ये एथिन का। एथिन क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हमारे पास क्या है, एथिन है। अब इसका हम हॉल करके अगर एन कर दे अपन, मतलब बहुत सारे अगर एथिन जोड़ दोगे आप तो क्या बन जाएगा, पॉलीथीन, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, आगे क्या होगा, चाहिए हॉल करके मैं एन कर दूं, इसका मतलब क्या, ये चेन कंटिन्यू यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये जो सिंगल, ये जो अकेला एक है वो क्या कहलाएगा आपका, मोनोमर। तो बहुत सारे मोनोमर रिपीट होते हैं तो क्या बनता है, पॉलीमर। तो ये क्या है, पॉलीमर। लेकिन यहाँ पर पॉलीमर किसका है, एमिनो एसिड का, यानी कि बहुत सारे एमिनो एसिड मिलकर क्या बनाएंगे, पॉलीमर। और वो पॉलीमर क्या कहलाएगा, पॉलीपेप्टाइड। क्यों बोला, क्योंकि बेटा 2 एमिनो एसिड है, ये एक एमिनो एसिड, ये दूसरा एमिनो एसिड। ठीक है, तो उन दोनों एमिनो एसिड के बीच का जो बॉन्ड है वो कौन सा है, पेप्टाइड बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड। तो अब हमारे पास एक और एमिनो एसिड आ गया, एक और एमिनो एसिड आ गया, तो ये भी पेप्टाइड बॉन्ड है, ये भी पेप्टाइड बॉन्ड है। तो पेप्टाइड बॉन्ड की संख्या भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो इसीलिए क्या बोलोगे, जो संख्या है 1 से अधिक होती है, 2 या 2 से अधिक संख्या होती है तो अपन क्या बोलते हैं इसको, पॉली। तो क्या हो गया, पॉली और पेप्टाइड। क्लियर। तो यहाँ पर हीमोग्लोबिन का एक अणु क्या होता है, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन का बना होता है। कितनी, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। हीमोग्लोबिन के एक अणु में 4 चेन होती है। वो चेन किसकी है, पॉलीपेप्टाइड की। पॉलीपेप्टाइड क्या होता है,
जिसपे बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है? दो अमीनो एसिड के बीच में पाया जाने वाला बॉन्ड क्या कहलाता है? पॉलीपेप्टाइड। क्लियर? और ये पॉलीमर है किसका? अमीनो एसिड का। बहुत सारे क्या मिलते हैं आपको यहाँ पर? अमीनो एसिड मिलते हैं। अब 4 पॉलीपेप्टाइड चेन कौन सी है वो देखो। एक होती है अल्फा, दूसरी होती है बीटा, तीसरी होती है गामा और चौथी होती है डेल्टा। ये 4 पॉलीपेप्टाइड चेन मिलती है आपको हीमोग्लोबिन में, अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा। अल्फा पीपी का मतलब होता है पॉलीपेप्टाइड चेन, है ना। पीपी का मतलब यहाँ पर क्या है? पॉलीपेप्टाइड। ध्यान देना, पीपी का मतलब पॉलीपेप्टाइड। बीटा की बात करें अगेन क्या हो जाएगा? पीपी चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन। तो 4 चेन होती है, अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा चेन, जिसमें से अल्फा जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो आपकी बनी होती है 141 एमिनो एसिड की। बाकी सारी जो होती है 146 यानी कि 146 एमिनो एसिड की चेन होती है। बाकी सारी जो होती है वो कितनी होती है? 146 एमिनो एसिड की चेन होती है। ए का मतलब क्या है यहाँ पर? एमिनो एसिड। बेटा बात समझ में, बड़ी सिंपल सी बात है। ये कैसी चेन है? पॉलीपेप्टाइड चेन है। पॉलीपेप्टाइड चेन का मतलब देखिए, अपन देख ही लेते, एक नई स्लाइड बना लेते, ऐड कर लेते। चलिए देखिए कैसे वो। जैसे कि एक हीमोग्लोबिन जो होता है, सॉरी एक अमीनो एसिड की संरचना में क्या होता है? देखिए एक अगर अमीनो एसिड की संरचना बनाए अपन तो उसमें क्या होता है? एक अम्लीय समूह होता है और एक क्षारीय समूह होता है और कार्बन होता है, और साथ में क्या होता है? एक अल्किल ग्रुप होता है। ये आपका सरलतम अमीनो एसिड है। क्लियर? अब 20 प्रकार के जो अमीनो एसिड है उसमें अंतर किस आधार पर हो जाता है? ये जो कार्बन की श्रृंखला बढ़ती रहेगी और यहाँ पर अल्किल समूह क्या होगा? बदलता रहेगा। क्लियर? चलिए, तो अब दूसरा जो होगा वो इसके साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या जुड़ जाएगा? ये NH इस प्रकार से जुड़ेगा। देखिए ये हो जाएगा N सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड COOH, फिर यहाँ पर आ जाएगा एक अल्किल समूह। मैंने दोनों अमीनो एसिड सेम ले लिए। अब यहाँ पर CO और ये NH, H2 बाहर निकल जाएगा। कौन सा? ध्यान देना, ये H और ये H2 बाहर निकल गया। तो यहाँ पर क्या होगा? -H2, ये H2 बाहर निकल गया। अब जो संरचना बनेगी वो कैसी बनेगी? C सिंगल बॉन्ड R, सिंगल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड H, ये भी तो आगे जुड़ेगा, ये H भी आगे जुड़ेगा। ठीक है, अब ये C और साथ में क्या था? O, तो इसका CO और इसका NH, तो ये बना CONH सिंगल बॉन्ड। फिर अगेन ये C आ जाएगा अपना, C सिंगल बॉन्ड R, सिंगल बॉन्ड COOH। क्लियर यहाँ तक? तो ये जो CONH, ये जो बॉन्ड बना है यहाँ पर, ये जो CONH वाला बॉन्ड बना है, इसी बॉन्ड को बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बोलोगे इसको? पेप्टाइड बॉन्ड। तो आप देखो दो अमीनो एसिड के बीच में कितना है? एक पेप्टाइड बॉन्ड है। जबकि यहां पर हमने क्या बोला है? कितने अमीनो एसिड है? 141 अमीनो एसिड है। तो ये 141 अमीनो एसिड, अलग अलग प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं, 20 प्रकार के अमीनो एसिड है। मैंने यहाँ पर दोनों अमीनो एसिड सेम बनाए है ना, 20 प्रकार के, है ना। एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, वैलिन है, ठीक है, एलानिन है, आर्जिनिन है, ऐसे 20 प्रकार के अमीनो एसिड है। 10 आवश्यक होते हैं, 10 अनावश्यक होते हैं। क्लियर? इसका अपन चर्चा करेंगे जब अपन पढ़ेंगे बायोकेमिस्ट्री, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड पढ़ेंगे, वहां पर इसकी चर्चा करेंगे। यहाँ पर उन्होंने जनरल इन्फॉर्मेशन दी। तो देखो ये अमीनो एसिड पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे कहाँ तक जाएगा? 141 तक और 146 तक। तो ये पूरी एक चैन बन जाएगी। इस पूरी एक चैन को आप क्या बोलोगे? पॉलीपेप्टाइड बोलोगे। पॉली का मतलब क्या होता है? बहुत सारे, पॉली, और साथ में क्या जोड़ोगे आप? पेप्टाइड। पेप्टाइड क्यों बोला? क्योंकि दो अमीनो एसिड के बीच में कौन सा बॉन्ड है? पेप्टाइड बॉन्ड है ना। तो यहाँ पर बहुत सारे अमीनो एसिड है, तो उनके बीच में क्या मिलेंगे अपने को? बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड मिलेंगे। इसीलिए इस चैन को क्या बोलोगे आप? पॉलीपेप्टाइड चैन बोलोगे। क्लियर? तो हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन का एक अणु ऐसी 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, उनसे मिलकर बना होता है। और चारों पॉलीपेप्टाइड चेन में पहली चेन जो होती है उसमें 141 अमीनो एसिड होते हैं,
बाकी सब में 146 होते हैं, 3 में अल्फा बीटा गामा और डेल्टा। क्लियर? आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होगी। देखिए यहाँ पर ये वाली बात हमने क्लियर कर ली। ये तो हीमोग्लोबिन बनाने के लिए हमें चारों चेन की जरूरत पड़ेगी। पॉलीपेप्टाइड चेन समझ गए ना, बहुत सारे क्या होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड किसके बीच में होता है, एमिनो एसिड के बीच में होता है। क्लियर यहाँ तक? चलिए अब आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ जनरल इंफॉर्मेशन आरबीसी के बारे में, कुछ फैक्चुअल पॉइंट्स बात कर लेते हैं अपन। आरबीसी की बात करें तो सबसे बड़ी आरबीसी किस पे पाई जाती है वो देख लेते हैं। लार्जेस्ट आरबीसी, लार्जेस्ट आरबीसी। अगर हम लार्जेस्ट आरबीसी की बात करें तो लार्जेस्ट आरबीसी अपने को मिलती है एम्फीबियन में। किसमें? एम्फीबिया में। एम्फीबिया जो क्लास होती है उसका एक मेंबर है एम्फ्यूमा, उसमें आपकी पाई जाती है सबसे बड़ी आरबीसी एम्फ्यूमा में। तो एम्फ्यूमा में सबसे बड़ी आरबीसी पाई जाती है। दूसरा पॉइंट स्मॉलेस्ट आरबीसी, सबसे छोटी आरबीसी की बात करें अपन तो स्मॉलेस्ट आरबीसी वो आरबीसी मिलती है मस्क डियर में, मस्क डियर में मतलब कस्तूरी मृग में। और मस्क डियर क्या है, एक स्तनधारी है, मैमल से। सबसे छोटी आरबीसी किसमें मिलेगी आपको, मस्क डियर में। मैमल्स में लार्जेस्ट आरबीसी की बात करें, लार्जेस्ट आरबीसी इन मैमल, लार्जेस्ट आरबीसी इन मैमल्स मतलब स्तनधारियों में सबसे बड़ी आरबीसी किसमें पाई जाती है, अगर ऐसा बात करें अपन तो ये पाई जाती है एलिफेंट में, हाथी में, लॉक्सोरोंटा जिसका साइंटिफिक नेम है ना, हाथी, जो कि लार्जेस्ट लिविंग लैंड एनिमल है। पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा स्थलीय जंतु कौन सा है, एलिफेंट है। लेकिन पूरे जंतु जो इसका सबसे बड़ा कौन सा है, ब्लू व्हेल बैलेनियोप्टेरा मस्कुलस। क्लियर? क्लियर? इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये लार्जेस्ट आरबीसी किसकी है, एम्फीबियन समूह की है, एम्फीमा की। और लार्जेस्ट आरबीसी मैमल्स की बात करें पर्टिकुलर तो वो किसमें जाएगी आपका, किसमें होगा, एलिफेंट में। क्लियर? चलिए इसके अलावा अब हम बात करेंगे 3 प्रकार के एनीमिया की। यहाँ पर ध्यान देना, एनीमिया के 3 प्रकार है, उसके बारे में यहाँ पर जिक्र करते हैं अपन। पहला तो बात करेंगे मैक्रोसाइटिक एनीमिया क्या होता है, मैक्रोसाइटिक एनीमिया क्या होता है, मैक्रोसाइटिक एनीमिया। एक टर्म होती है माइक्रोसाइटिक एनीमिया, माइक्रोसाइटिक एनीमिया। तीसरा होता है नॉर्मोसाइट, क्या होता है वो देखेंगे अपन, नॉर्मोसाइट है ना, नॉर्मोसाइट। एक और होता है सिकल सेल एनीमिया, क्या होता है, सिकल सेल एनीमिया। क्लियर? यहाँ पे 4 प्रकार के एनीमिया हमारे पास। क्लियर? एक तो होता है मैक्रोसाइट एनीमिया, माइक्रोसाइटिक एनीमिया, नॉर्मोसाइट और सिकल सेल एनीमिया। 4 प्रकार के हमारे पास सामने एनीमिया है, हम इसका जिक्र करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मैक्रोसाइटिक एनीमिया। बेटा मैक्रोसाइटिक जो एनीमिया होता है वो होता है विटामिन B12 की कमी से, B12 की कमी। एरो का साइन नीचे कर रहा है, उसका मतलब क्या है, कमी। विटामिन B12 जिसको अपन क्या बोलते हैं, साइनोकोबालामिन। तो जब शरीर में विटामिन B12 की कमी हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं मैक्रोसाइटिक एनीमिया। इसमें क्या होता है, ध्यान देना, इसमें मैक्रोसाइटिक आरबीसी का आकार बढ़ जाता है, आरबीसी की साइज क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो आरबीसी की जो साइज बढ़ जाएगी तो आप क्या बोलोगे उसको, मैक्रोसाइटिक एनीमिया, जो किसके कारण होती है, विटामिन B12 की कमी के कारण। माइक्रोसाइटिक एनीमिया की बात करें, क्लियर, तो इसमें क्या होता है, आरबीसी की साइज छोटी हो जाती है, आरबीसी की साइज आपकी क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। किसकी बात कर रहा हूं मैं, माइक्रोसाइटिक एनीमिया की। क्लियर? नॉर्मोसाइट की बात करें तो सामान्य, ध्यान देना, सामान्य एक्सीडेंट के समय, सामान्य एक्सीडेंट के समय जो ब्लड लॉस होता है, आरबीसी की जो संख्या में कमी आती है उसको अपन क्या बोलते हैं, नॉर्मोसाइट। क्लियर? यहाँ पर आरबीसी की संख्या में कमी आ रही है, क्लियर, ब्लड लॉस के कारण। तो एक्सीडेंट के समय आरबीसी लॉस, तो उसको आप क्या बोलते हो, नॉर्मोसाइट। और सिकल सेल एनीमिया की बात करें, सिकल सेल एनीमिया में क्या होती है, आरबीसी हंसियाकार हो जाती है, आरबीसी हंसियाकार हो जाती है, हंसी के जैसे हो जाती है, हंसियाकार। अब इस डिजीज में क्या होता है वो समझो, इस डिजीज में क्या होता है, अब हीमोग्लोबिन किसका बना होता है,
हीमोग्लोबिन पॉलीपेप्टाइड का बना होता है, मतलब उसके अंदर क्या मिलेंगे आपको, बहुत सारे पेप्टाइड, और पेप्टाइड बॉन्ड किसके बीच में होता है, अमीनो अम्ल के बीच में। मतलब इन शॉर्ट आरबीसी के अंदर क्या है, एमिनो एसिड है। तो इसमें क्या होता है, उस एमिनो एसिड को बनाने के लिए क्या होगा, ट्रांसलेशन होगा। ट्रांसलेशन में क्या होता है, जो कॉर्ड होते हैं उस कॉर्ड के अकॉर्डिंग फिर क्या होता है, एमिनो एसिड आकर जुड़ते हैं, अब प्रोटीन की संरचना बनाते हैं यहाँ पर, जिसको हम देखेंगे जब हम पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी, जहाँ पर हम डीएनए के बारे में ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन पूरा कंप्लीट करेंगे, वहाँ पर बात करेंगे इसके बारे में। लेकिन अभी हाल फिलहाल के लिए इतना समझ लो कि जो 6th कॉर्ड होता है डीएनए की संरचना में, वहां पर ग्लूटामिक एसिड के स्थान पर जो ग्लूटामिक एमिनो एसिड होना चाहिए था, ग्लूटामिक एमिनो एसिड होना चाहिए था, उसके स्थान पर क्या आ जाता है, वैलिन आ जाता है, वैलिन एसिड आ जाता है। तो उस एक एमिनो एसिड के बदल जाने के कारण हीमोग्लोबिन की संरचना भी बदल जाती है। तो जब एक एमिनो एसिड बदल गया जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन में बदलाव आ गया, अगर हीमोग्लोबिन में बदलाव आएगा तो क्या होगा, आरबीसी में भी बदलाव आएगा, और आरबीसी कैसे हो जाती है आपकी, हस्याकार आरबीसी हो जाती है। इसलिए हम इस डिजीज को जेनेटिक में पूरा कवर करेंगे, यहाँ पर अपना टॉपिक नहीं है, मैं जनरल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। सिर्फ 6th कॉर्ड में ग्लूटामिक एसिड के स्थान पर वैलिन आ जाता है, और हीमोग्लोबिन जो होता है वो भी क्या होगा, विकृत हो जाएगा, इसकी वजह से आरबीसी भी क्या हो जाएगी आपकी, विकृत हो जाएगी। क्लियर, तो ये कुछ पॉइंट्स थे आरबीसी के बारे में, क्लियर यहाँ पर। चलिए, तो अब ये तो अपना हो गया आरबीसी फिनिश। अब आगे हम बात करते हैं रक्त निर्माण की क्रिया, कि रक्त निर्माण कैसे होता है, इरिथ्रोपोइसिस कैसे होता है। एक जनरल इंफॉर्मेशन देख लेते हैं अपन कि इरिथ्रोपोइसिस कैसा होता है। इरिथ्रोपोइसिस रक्त निर्माण की, इरिथ्रोपोइसिस, तो इरिथ्रोपोइसिस मतलब रक्त निर्माण की क्रिया। ये रक्त निर्माण की क्रिया कहाँ पे होती है, इरिथ्रोपोइसिस का मतलब क्या होता है, ब्लड फॉर्मेशन। रक्त निर्माण की क्रिया ब्लड फॉर्मेशन। और जिस ऑर्गन में रक्त का निर्माण होता है उस ऑर्गन को अपन क्या बोलते हैं, एरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन। जिसमें क्रिया होती है उसको बोलते हैं एरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन, एरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन। अभी हम देख चुके हैं मानव शरीर में एरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन कौन सा है। एरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन की बात करें तो रेड बोन मेरो, रेड बोन मेरो, ये मुख्य रूप से एरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन है। लेकिन ये किसकी बात करें अपन, एडल्ट की। वही हम अगर बात करें किसकी, बच्चों की बात करें तो उसमें जो भ्रूणावस्था में बात करें तो उसमें जो निर्माण हो रहा है रक्त का वो कहाँ पे हो रहा है, लिवर में भी हो रहा है, प्लेसेंटा में भी होता है, स्प्लीन में भी होता है, और कहाँ पे होता है आपका, लिवर, स्प्लीन, प्लेसेंटा, थायराइड ग्लैंड में भी होता है। एक और चीज कि हमारे शरीर में जो आरबीसी होती है उसका, ये पॉइंट भी याद रखना, आरबीसी जो होती है उसका जीवन काल की बात करें, एक मिनट यहाँ पर लेते हैं अपन, आरबीसी की बात करूं मैं, आरबीसी जीवन काल, आरबीसी लाइफ स्पेन की बात करें, इसका जीवन काल की बात करें, लाइफ स्पेन, तो जो बस 5 मिनट आरबीसी की बात करें तो आरबीसी का जो लाइफ स्पेन है जीवन काल की। एडल्ट की बात करें अपन, एडल्ट की, तो एडल्ट में जो इसका जीवन काल होता है आरबीसी का वो होता है 120 डेज, 120 डेज होता है। वही बच्चों की बात करें, चाइल्ड की, तो बच्चों में ये होता है अप्रोक्सीमेट 100 डेज, 100 डेज होता है। वही फ्रॉग की बात करें, फ्रॉग की, तो फ्रॉग में ये होता है 180 डेज। और वही रैबिट की हम बात कर लेते हैं, रैबिट की बात करें तो रैबिट में अप्रोक्सीमेट होता है ये 80 डेज। ये उसका लाइफ स्पेन हो गया। तो यहाँ पर 120 दिन के बाद आरबीसी क्या होती है, डीजनरेट हो जाती है, और क्या होती है, नई आरबीसी बन जाती है। तो ये जो डीजनरेट हुई आरबीसी जो होती है उसको, मतलब उसको खत्म करने का काम, मतलब आरबीसी को, जो आरबीसी जो खत्म हो चुकी है, जो पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है, क्षतिग्रस्त हो चुकी है, उसका स्टोर कहाँ पर होता है, स्प्लीन में होता है। इसको ध्यान में रखना, स्प्लीन में होता है। कौन सी आरबीसी, मरी हुई आरबीसी या
क्षतिग्रस्त आरबीसी। इसीलिए स्प्लीन को हम बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, आरबीसी का कब्रिस्तान बोलते हैं। और साथ में इसको अपन जब शरीर को बहुत अधिक मात्रा में रक्त की जरूरत पड़ती है तो वो प्रोवाइड भी कौन करवाता है, स्प्लीन, यानी कि जो अतिरिक्त रक्त होता है अतिरिक्त रक्त होता है उसका संग्रह भी स्प्लीन में होता है। इसीलिए स्प्लीन को हम ब्लड बैंक भी कहते हैं, ब्लड बैंक। तो ब्लड बैंक भी और साथ में ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, ये दोनों टर्मिनोलॉजी किसके लिए यूज हो रही है, स्प्लीन के लिए। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, आरबीसी का कब्रिस्तान कहो तो भी, या ब्लड बैंक, ये दोनों टर्मिनोलॉजी किसके लिए है, स्प्लीन के लिए। ब्लड बैंक क्यों बोलते हैं, अतिरिक्त रक्त का संग्रह करता है। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी क्यों बोलते हैं, क्योंकि मरी हुई क्षतिग्रस्त आरबीसी को नष्ट करने का काम कौन करता है, स्प्लीन करता है। क्लियर। चलिए अब यहाँ पर इरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन मैंने बता दिया, रेड बोन मेरो, लेकिन वही भ्रूणावस्था में बात करें थायमस ग्लैंड में भी होता है, लीवर में होता है, स्प्लीन में होता है। क्लियर। और प्लेसेंटा से भी होता है। अब ये हार्मोन की बात करें, इसके लिए जो हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है वो हार्मोन रिलीज कौन करता है, किसकी बात कर रहा हूं मैं, रक्त निर्माण के लिए। तो रक्त निर्माण के लिए जो हार्मोन रिलीज हो रहा है वो हार्मोन रिलीज कौन कर रहा है, किडनी कर रही है। और उस हार्मोन के नाम की बात करें तो वो हार्मोन होता है एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन, एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन। तो एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन जो किडनी से रिलीज हो रहा है वो हार्मोन क्या करता है, स्टिमुलेशन करता है किसका, एरिथ्रोपोएसिस का, रक्त निर्माण की क्रिया को स्टिमुलेट करता है, उस क्रिया को उद्दीपित करता है। और फिर रेड बोन मैरो में क्या होता है, रक्त के निर्माण होता है। चलिए रक्त के निर्माण करने वाले जो सेल है जो रक्त का निर्माण करती है उस सेल को बोलते हैं माइलोब्लास्ट सेल, माइलोब्लास्ट सेल। ये माइलोब्लास्ट सेल जो होती है वो कहां पर पाई जाएगी, तो रेड बोन मेरो में, क्योंकि रक्त का निर्माण कहां होता है, रेड बोन मेरो में, रेड बोन मेरो में। तो माइलोब्लास्ट सेल रेड बोन मेरो में पाई जाती है और यही माइलोब्लास्ट सेल फिर क्या करेगी, निर्माण करेगी किसका, रक्त का। जो माइलोब्लास्ट सेल जो होती है वो माइलोब्लास्ट सेल जो होती है वो मॉडिफाइड हो जाती है, क्या होती है, मॉडिफाइड हो जाती है किसमें, प्री एरिथ्रोब्लास्ट सेल में, प्री एरिथ्रोब्लास्ट सेल में। क्लियर। और ये जो प्री एरिथ्रोब्लास्ट सेल जो होती है वो फिर आगे इसी प्री एरिथ्रोब्लास्ट सेल को अपन क्या बोलते हैं, स्टेम सेल भी बोलते हैं, स्टेम सेल कहते हैं इसको। ये जो प्री एरिथ्रोब्लास्ट सेल है वो आगे जाकर कन्वर्ट हो जाती है एरिथ्रोब्लास्ट सेल में, एरिथ्रोब्लास्ट सेल में, इसमें कन्वर्ट होगी एरिथ्रोब्लास्ट सेल में। एरिथ्रोब्लास्ट सेल की बात करें इसके बारे में कुछ पॉइंट ध्यान रखना। पहला पॉइंट, एरिथ्रोब्लास्ट सेल की बात करें इसमें तो इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है, हीमोग्लोबिन इसमें नहीं होता है। दूसरा पॉइंट, इसके बात करें एरिथ्रोब्लास्ट की, हीमोग्लोबिन इसमें नहीं होता है। इसके अलावा इसमें न्यूक्लियस की बात करें, न्यूक्लियस, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और साथ में इसमें सेल ऑर्गेनल की बात करें, कोशिकांग, सेल ऑर्गेनल भी इसमें प्रेजेंस होते हैं, सेल ऑर्गेनल क्या होते हैं इसमें प्रेजेंस होते हैं। किसकी बात कर रहा हूं मैं, एरिथ्रोब्लास्ट की। अब जो एरिथ्रोब्लास्ट जो सेल है वो आपके कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, नॉर्मोसाइट में, नॉर्मोसाइट में। देखो जो एरिथ्रोब्लास्ट होती है वो उसकी साइज की बात करें, साइज जो होती है वो होती है डबल टू आरबीसी। आरबीसी जितनी नॉर्मल साइज होती है आरबीसी की उसकी तुलना में एरिथ्रोब्लास्ट की साइज होती है वो डबल होती है यहाँ पर। क्लियर, तो मिटा देते हैं अपन। अब आगे ध्यान देना, अभी जो नॉर्मोसाइट होती है इसकी बात करें तो इसकी कितनी होती है, नॉर्मल साइड होती है इसकी, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मोसाइट, नॉर्मल साइड होती है इसकी। अब ये नॉर्मोसाइट जो है वो इंट्रोड्यूस होगी किसके साथ, इंट्रोड्यूस विथ एक तो इसके साथ इंट्रोड्यूस होगा विटामिन B12 और साथ में फॉलिक एसिड। जब इन दोनों से ये इंट्रोड्यूस होगा
विटामिन B12 और फॉलिक एसिड से, तो नॉर्मोसाइट जो है वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, रेटिकुलोसाइट में, रेटिकुलोसाइट में। और फिर फाइनली रेटिकुलोसाइट जो है वो आपका बनाएगी इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइट यानी कि क्या बना देगी, आरबीसी। क्लियर, चलिए यानी कि देखिए बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है। तो 2 मिनट, जो मायोब्लास्ट सेल है, मायोब्लास्ट सेल है वो आपके कहाँ पर मिलेगी, रेड बोन मेरो में मिलेगी। रेड बोन मेरो की जो कैविटी होती है उस कैविटी में मायोब्लास्ट सेल पाई जाती है। मायो एक्चुअली में बात करें तो ये टिश्यू की फॉर्म में होता है और टिश्यू के अंदर क्या होती है, सेल्स होती है। वो सेल मॉडिफाइड हो जाती है, अपने आकार को बदल देती है और किसमें कन्वर्ट हो जाती है, प्री इरिथ्रोब्लास्ट सेल में, जो कि स्टेम सेल होती है। स्टेम सेल इसलिए बोलते हैं क्योंकि प्री इरिथ्रोब्लास्ट सेल जो होती है वही फिर फर्दर डिवाइड होकर क्या करती है, आरबीसी की संख्या को बढ़ाती है। अब ये इरिथ्रोब्लास्ट सेल जो होती है प्री इरिथ्रोब्लास्ट, वो आगे क्या करेगी, माइटोसिस करेगी। यहाँ पर क्या हो रहा है, माइटोसिस। और माइटोसिस होने के बाद जो प्री इरिथ्रोब्लास्ट सेल है वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, आपके इरिथ्रोब्लास्ट में। इसके बाद जो इरिथ्रोब्लास्ट है उसकी बात करें, उसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, साथ में सेल ऑर्गेनल भी होते हैं और साइज इसकी आरबीसी की तुलना में जस्ट डबल होती है। अब ये जो होती है साइड में जब नॉर्मल हो जाती है तब इसको क्या बोलते हैं आप, नॉर्मोसाइट। इसके बाद इसको इंट्रोड्यूस करवाएंगे B12 और साथ में फॉलिक एसिड से, तो ये किस पे कन्वर्ट हो जाएगी, रेटिकुलोसाइट की। रेटिकुलोसाइट की पॉइंट की बात करें, ध्यान देना इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है। दूसरे पॉइंट की बात करें इसमें, तो इसमें अपन बात करें तो सेल ऑर्गेनल नहीं होते हैं, सेल ऑर्गेनल नहीं होते हैं। जो नॉर्मल सेल्स में होते हैं वो इसमें सेल ऑर्गेनल्स आपको नहीं मिलेंगे। क्लियर। और इसके बाद बात करें, इसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। अब हीमोग्लोबिन इसमें आ गया है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट। हीमोग्लोबिन इसीलिए प्रेजेंट हो गया क्योंकि हमने किससे इंट्रोड्यूस करवाया, विटामिन B12। और विटामिन B12 का योगदान किसमें होता है, हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में। तब हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन हो गया है। साथ में साइज की बात करें तो साइज कितनी होगी, इसकी नॉर्मल हो चुकी है, साइज किसी है, नॉर्मल हो चुकी। क्लियर। तो ये था अपना रक्त निर्माण की क्रिया का एक ओवरव्यू। थैंक यू सो मच। आज की क्लास में इतना ही, आगे बात करेंगे एक नए लेक्चर में नई क्लास के साथ। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो और मेरा पढ़ाना आपको अगर समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।